एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। आज हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब, जो कि आदमपुर विधानसभा चुनाव के बारे में हम बातचीत करेंगे और सर से जानेंगे ताज़ा घटनाक्रम पे, साथ में देश के हालचाल पे, राजनीतिक हालचाल पे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे देश के मिजाज भी सर से, और किसानी पे भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि आप जानते हो, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, यानी कि आपके घर में आ चुके हैं। सर, गढ़ बचा पाएंगे क्या? गढ़ तो पता नहीं है या नहीं है। गढ़ कोई ये थोड़ा, गढ़ तो पुराने ज़माने में राजे महाराजाओं के होते थे। अब तो प्रजा है, वो ठीक समझेगी तो जिता देंगे। बाकी बीजेपी पार्टी ने 8 साल में हरियाणा में अपनी जो जगह बनाई है, उसकी वोट और कुलदीप बिश्नोई की वोट मिलके हो सकता है चुनाव कांटे का हो। सर, जैसा मैं बातचीत करूँ राजनीति की, आपने 42 साल कांग्रेस में रही, उसके बाद बीजेपी में आए और कुलदीप बिश्नोई भी अभी आपके साथ आ गए। लगता है परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? परिवारवाद तो देखो, आप परिवारवाद जिस तरीके से उसका बखान किया जाता है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कई परिवारों ने सामाजिक रूप से समाज का काम किया है, उनको अगर आप ये नकार दोगे इसने कुछ नहीं किया, ये तो बेटा है, ये पोता है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता क्या? तो ये सारी चीज़ें इस तरह की नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो परिवारवाद में एक बार तो आदमी को मौका मिल सकता है उसके परिवार की पृष्ठभूमि को देखते हुए, लेकिन दोबारा तो उसके जो उसके कर्म होंगे, जो वो कार्य करेगा, लोग उसी के हिसाब से उसको चुनेंगे, वरना तो घर भी भेज देते हैं। सर, मैं बातचीत करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। बड़ौदा चुनाव में उपचुनाव हुए थे, जो बाई इलेक्शन जीत हासिल की। देवीलाल जी की भी अभी छोटालाल जी बचा पाए एलनाबाद वाली सीट। अभी है भजनलाल जी की बारी, आपका साथ है। एक बड़ी जीत होगी या आप सोच रहे हो कि नॉर्मल ही 5-6 हज़ार की भी? मैंने तो अभी जीत कहा ही नहीं, आप वैसे जीत बना रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव कांटे का चुनाव है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्ड ठीक खेलेगा तो कांग्रेस मुकाबले में टिकेगी। और जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आदत है कि वो ये समझते हैं कि जो मैं हूँ तो मेरी ही कांग्रेस हो, ऐसी कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते। लोग पसंद करते हैं कि कांग्रेस सबकी हो, और उस तरीके से अगर अच्छा उम्मीदवार आएगा तो मुकाबला होगा। और वैसे भी कुलदीप तो पहले भी ये क्या नाम है MLA थे, अब तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे, अब तो उसका बेटा लड़ रहा है। हाँ, तो आप बेटे का नाम लिया करो। लेकिन साथ क्यों नहीं करते? नहीं, क्यों ना साथ क्यों है? मेरा बेटा चुनाव लड़ता, मेरा कभी नाम नहीं था। ये नहीं है, ये नहीं। जो मीडिया है उसको भी कुछ मीडिया का मर्यादित बात करनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई, अरे कुलदीप बिश्नोई तो कैंडिडेट ही नहीं, बेटा है कैंडिडेट। उसका क्या नाम है? भव्य बिश्नोई। भव्य, हाँ, भव्य की बात करो। दूसरा बातचीत करूँ सर कांग्रेस की। सर, कांग्रेस में आपको कौन लग रहा है कि टक्कर दे पाएगा? आप बोल रहे हो टक्कर का मुकाबला होगा, तो नहीं नाम तो ले सकते। ना, मेरे से अगर कांग्रेस फैसला करवाए कि टिकट आप दे दो, मैं बता दूंगा। तो फैसला करवाए इसका सर? आप मोटा बेसिकली ये कि आपके हाथ में पावर आनी चाहिए। नहीं, ये नहीं है। देखो, वो पार्टी है, वो अपना फैसला कैसे करती है। और अगर विवेक से फैसला हुआ, ये इस दृष्टि से हुआ कि मैं टिकट देने वाला हूँ और मैं ये सोचूं कि मेरा ही आदमी हो तो टिकट सही, ना तो गलत, तो फिर तो फैसला गलत। और अगर ये हो कि सभी पार्टी के लोग ये समझें कि हम एक मजबूत उम्मीदवार उतारें, तो वो अलग बात है। सर, मैंने 9 आदमी की लिस्ट बना रखी है। हर बार जब भी जाते हैं कांग्रेस में बोलता मेरी सीट है, अलग अलग बेल्ट है। तो उसमें बातचीत करूँ तो JP साहब का नाम आ रहा है, लेकिन उसको लोग, हमने जब लोकली गांव में सर्वे किया तो नकार रहे हैं लोग, बोला भारी है। तो आपको नहीं लग रहा है कि लोकल उम्मीदवार देना चाहिए? बाहरी लोकल कुछ नहीं होता, ये तो वैसे बात होती है। लेकिन ये है कि लोग आदमपुर में पिछले 25 साल से ऑर्फन क्या होता है हिंदी में? हाँ, नहीं, लावारिस हो रहे हैं। वो भजनलाल जी के समय में भजनलाल जी ने काम किए हैं और तभी वो इतना जीतते रहे। लेकिन अब पिछले 2 दशक से उन लोगों को, और वैसे भी कहीं का कोई चीफ मिनिस्टर रह जाता है ना, तो उसको चसक हो जाती है
क्योंकि चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम जैसे होते हैं दूसरे एमएलए की में नहीं होते। और यही कारण है कि अगर चीफ मिनिस्टर बड़े दिल का हो और सभी को वो सहूलियत और वो काम दे जिससे कि लोगों में खुशी हो, तो फिर पार्टी जीत जाती है, ना तो अकेला चीफ मिनिस्टर जीतता है। सर 2024 में तैयार दे तो चीफ मिनिस्टर 2024 में आने वाले, तो आप भी सभी को एक साथ देखोगे जनता को? जनता तो मैं तो हमेशा जनता के बीच में हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अब जो नए पीढ़ी आई है नौजवानों की, उनकी सोच अलग है। उनकी सोच को अगर जो भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता नौजवान की नब्ज़ को समझ जाएगा और उसके हिसाब से अपना आचरण करेगा, तो युवा पीढ़ी उसी के साथ जुड़ेगी। क्योंकि उनकी जो मांग है या जो वो सोचते हैं कि क्या हो, वो भविष्य की राजनीति तय करेगी। और इसलिए मैं तो 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस पे एक वीरेंद्र सिंह के साथी के नाम से 1 लाख मेरे साथी जुड़ेंगे और पुरानी बीमारियों के नए अनुसंधान करके, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि मेरा सुझाव है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान जोड़ दो। तो अनुसंधान जोड़ने से तो ठीक है, लेकिन अनुसंधान मैं वो कर रहा हूँ गरीबी कैसे मिटे, बेरोजगारी कैसे मिटे, महंगाई पे कैसे काबू हो, किसान की हालत, उसकी आर्थिक दशा और जो कमेरा वर्ग है जो वो उसकी रुपए पैसे की हालत कैसे मजबूत हो, ये मुद्दे हैं आज नौजवान के सामने। और इन मुद्दों पे नए समाधान चाहिए। तो अनुसंधान सिर्फ यही नहीं कि मैंने साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नया अनुसंधान कर दिया या ऊपर जाने के लिए कोई नया अनुसंधान कर दिया, कोई सैटेलाइट ऐसी पैदा कर दी। अनुसंधान आज हमारे देश में 75 साल पहले जो देश आज़ाद हुआ, जो समस्याएं उस वक्त खड़ी थी, आज भी वो खड़ी हैं। उनके लिए नए अनुसंधान की ज़रूरत है। और उस दिन मैं अपने साथियों के साथ मैं उनसे सुझाव ले रहा हूँ। आप भी दे सकते हो कोई सुझाव? हम सुझाव भी देंगे सर, हम तो युवाओं पे घूमते हैं, उस पर मैं आऊँगा, किसानी पे भी आऊँगा मैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा राजनीति से है, आम आदमी पार्टी कैसी आपको टक्कर दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? आम आदमी पार्टी का टेस्ट चल रहा है अभी। पंजाब में उन्होंने जो धराशायी कर दिया कांग्रेस को भी, देश की दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी, और अकाली दल, इनको लोगों ने नकार दिया कि 35 साल में इन्होंने सिर्फ वायदे किए, किया कुछ नहीं। और मैं ये कहता हूँ आप पार्टी नहीं जीती, वहाँ कांग्रेस और अकालियों का विरोध था, तो तीसरी पार्टी जो आई लोगों ने उसी को वोट दे दिया। तो इसलिए वो टेस्ट है, 1 साल तक लोग देखेंगे हरियाणा के भी कि भाई जून 2023 में वो टेस्ट ख़त्म होगा, तब बता दूंगा मैं कि हरियाणा में कुछ दम है या नहीं है आप पार्टी में। अभी सर बातचीत करते किसानों की, हरियाणा में को आपने अच्छी करीबी से जानते हो, जहाँ तक बात है काले कानून थे या नहीं वो भी आपने देखा, लोग सड़कों पर रहे, साथ में मुआवजा बहुत सारी आधा जो हरियाणा के 75% में मुआवजा मिला, 25 में नहीं मिला। किसान सड़क पर 3 बार धरना भी दे चुके, घोषणाएं भी हुए हैं। साथ में मोदी जी ने भी बोला था कि 2022 में आय दूनी कर दूंगा। सर हुई क्या? देखो बात यह है, लोकल इश्यूज़ की बात अलग है कि कहीं 10 गांव में खराबा हो गया, वो बैठे हैं। मेरी भी बात हुई थी मुख्यमंत्री से, मैं भी बीजेपी में हूँ, तो मैंने कहा था, मैंने कहा इनको, वो कहते हैं कि जी जो गिरदावरी की गई उसमें जहाँ 25% से नीचे खराबा आया है, वहाँ कोई प्रावधान नहीं है कंपनसेशन का। 75% है। 1 मिनट सुन लेना। वो ये फिर उन्होंने कहा कि हम दोबारा से अपने अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन 33% पे दिया जा सकता है। तो 33% सरकार ने अगर ऐसी हिदायत दी है और 33% खराबा दिखा दें, क्योंकि 25 में और 33 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये तो देखने वाले का दृष्टिकोण है। तो मैंने कहा करवा दो, 33 करा दो, कम से कम कुछ तो मिलेगा। तो इस तरीके से
जो कंपनसेशन की जो बात है वो हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में खराबा जो हुआ है वो अलग अलग हालात हैं और इसीलिए 2-2 साल से कई जगह रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि अब वो इस मेथड से जो मैंने बताया उससे ऐसे जो किसान हैं वो मेरे को भी कुछ मिले थे, मैंने कहा भाई आपको मिलेगा, तो मिलेगा उनको। सर बातचीत करूँ शिक्षा की, स्कूल हरियाणा में कुछ जगह बंद हुए और अभी जो चुनाव आया उपचुनाव आदमपुर में तो फिर से खोल दिए। ये शिक्षा नीति थोड़ा सा ये ऐसा है कि सरकार बैक फुट पे है या जनता इस चीज़ को या विपक्ष इसको बाधा बना रहा है? ऐसे नहीं होता, जब चुनाव आता है ना जिसकी सरकार हो गई वो कुछ ना कुछ तो अगर कहीं बंद किया वहाँ खोल देंगे। जहाँ खोल दिया था लोग कह रहे जी ये शराब का ठेका क्यों खोल दिया, वो उसको बंद कर देंगे। जहाँ स्कूल बंद किया था लोग कहते खोलो, वहाँ खोल देंगे। ये सरकारी जो तंत्र है जिसके भी हाथ में होगा वो इन चीज़ों का हमेशा करता है और विपक्ष को ये चीज़ें लगती हैं कि भाई ये तो मुद्दा था, अब मुद्दा छूट गया। तो ये हमने तो देखा 50 साल की राजनीति में, मैं सत्ता पक्ष में भी रहा हूँ विपक्ष में भी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जब सत्ता में कोई बैठा होता है तो वो अपने वोटर को इसलिए खुश करता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये गलत किया था इसको ठीक कर दिया। जो विपक्ष है वो इस बात के लिए हमेशा कोशिश करता है कि उनके हर काम को इस नज़रिए से दिखाया जाए जैसे कि वो जनता के हित में नहीं। तो ये प्रजातंत्र में एक तरीका है, विपक्ष अपने तरीके से करता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से करती है। अभी मैं आता हूँ थोड़ा युवाओं पे, रोज़गार की, जैसे कि कोरोना महामारी आई, रोज़गार चले गए, लोगों की नौकरियाँ छूटी, उसके बाद सरकार एक स्कीम लेके आई अग्निपथ, अग्निवीर के नाम से। सर वो युवाओं के लिए ठीक है या आपको लोग युवा फॉलो भी करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहें? युवा तो बिल्कुल इस स्कीम से खफा हैं, नाराज़ हैं और ये उस देश के लिए तो चल जाता है जहाँ आबादी कम हो, वहाँ 2 साल के लिए भी फौज में भर्ती होके ट्रेनिंग लेकर घर बैठ जाते हैं। अभी आपने यूक्रेन की लड़ाई में देखा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पुतिन जी ने 3 लाख जो जिनको हम एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, हालांकि वो कोई 2 साल की ट्रेनिंग लेके आया, कोई 7 साल की, कोई 3 साल की, अब उनको कहा कि भाई तैयार हो जाओ, तो उनको वो रिस्पांस नहीं मिला जितना कि मिलना। तो 3 लाख खड़े हो जाते, कहाँ चलेंगे, हम फौज में रहे हैं, देश के लिए लड़ेंगे, लेकिन अब अखबारों में खबर आ रही कि बहुत से तो भाग गए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें युवा पीढ़ी आज के दिन, देश प्रेम अलग चीज़ है, देशभक्ति अलग चीज़ है, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, ये है बात। तो भाई पहले ये समस्याओं का समाधान करो कि आप जहाँ तक रोज़गार की बात है, रोज़गार के साधन क्रिएट करो। मैं ये कहता हूँ कि आज से 10 साल पहले 20 करोड़ युवा युवतियाँ जो किसान परिवारों के थे, उन्होंने कहा कि अब हम खेती नहीं करेंगे क्योंकि खेती घाटे का काम है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार इस बात पे भी अगर शोध कर ले, क्या था, अनुसंधान कर ले, तो उस अनुसंधान में ये निकले कि जिस दिन खेती फायदे का लाभकारी हो जाएगी, वो 20 के 20 करोड़ कहेंगे हम खेती करेंगे, खेती में बहुत कुछ है। तो ये इस तरह के जो रचनात्मक जो चेंजेस हैं हमारी सोच में, वो हमारे को रखने पड़ेंगे, वरना देश में असंतोष जो है, वो असंतोष जब बढ़ता है तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ता है। मुझे तो इस बात का डर है। सर लास्ट में बातचीत करेंगे महंगाई पे। आपने अपने विचार भी बताया कि 2023 में आप इस महंगाई को और साथ में युवाओं के रोज़गार को लेकर इकट्ठा हो ही रहे हो। सर महंगाई है क्या? महंगाई है, लेकिन जैसे किसान का मामला है, चाहे वो फल पैदा करता है, चाहे वो सब्जियां पैदा करता है, चाहे दूध है, चाहे वो गेहूँ और चावल की फसल बनाता है, यानी उसको तो टोटे में, और महंगाई बढ़ जाए, टमाटर हमारा 10 रुपए का 50 रुपए में बिकने लग जाए तो चिल्लाएंगे ये आप भी लेके जाओगे, ये
गृहिणी क्या जी आपको सिलेंडर महंगाई मार गई क्या, वो कहेगी हाँ, लेकिन ये नहीं, महंगाई के और कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मैं तो स्टील मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे टाइम में स्टील का भाव कभी भी 40,000, 42,000, 44,000 टन से कम रहा, और वो एकदम बढ़ के 80,000 हो गया। तो महंगाई उसका कोई जिक्र नहीं करता, अब स्टील इतना क्यों बढ़ गया, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं। और पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ गया, और तो और कोई ऐसी चीज़ जो बड़े सेक्टर में पैदा होती है उसके लिए जनता भी आवाज़ नहीं उठाती, राजनीतिक दल भी आवाज़ नहीं उठाते। मैंने देखा है मेरा राजनीतिक जीवन में, जो लेफ्ट पार्टीज़ थी जब कांग्रेस का राज होता था, थोड़ी सी महंगाई पे भी, यहाँ ये जो विजय चौक है इसमें 3-3 लाख लोग इकट्ठे होते थे, आज कहीं दिखते नहीं। आज इन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं है। आज किसान का उसका आलू महंगा हो जाए तब परेशानी, उसकी टमाटर महंगा हो जाए तब परेशानी, उसका दूध महंगा हो जाए तब परेशानी। इससे महंगाई नहीं होती, इससे तो बल्कि आर्थिक रूप से समाज का वो अंग जो प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, उसको मजबूती मिलती है। महंगाई के तो कारण है, उन पे अगर लगाम लगा दी जाए तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। तो हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको हम कोर सेक्टर बोलते हैं प्रोडक्शन के, उनके बारे में सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार सही फैसला कर लेना तो अगले 5-7 साल में डीजल और पेट्रोल आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। तो सर सरकार आप ही की है? नहीं, सरकार मेरी क्या है, सरकार तो किसी सबकी होती है। मैं बीजेपी में हूँ, इसका मतलब मैं अपने मुंह पे ताला नहीं लगाता। हाँ, मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी से डर के नहीं करता, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सरकार मेरी नहीं है, सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार देश की है। और देश को आज ज़रूरत है कि नया अनुसंधान, जैसे मैंने कहा कि गरीबी को मिटाने के लिए होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये अनुसंधान भी ज़रूरी है। हम 2 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, 2 लाख करोड़ का हम हर साल लेते हैं बाहर से। 80% हमारी जो ज़रूरत है वो बाहर से पूरी होती है। अगर आज हम ये जो ई व्हीकल चले हैं, इन पे अनुसंधान करके इनकी मात्रा बढ़ा दें तो हम 2 लाख करोड़ तो सीधा ये बचाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें नहीं हो रहा। अब 10 साल के बाद कहेंगे कि जी हमने काम पूरा कर लिया। मैं तो ये कहता हूँ ये 2 साल में भी हो सकता है। ये करने की बात होती है, कोई नहीं करे तो अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों पे गौर किया जाए। और किसान का, कमेरे वर्ग का इस देश की संपदा में, इस देश की दौलत में, इस देश के रुपए पैसे में जब तक हिस्सा नहीं बढ़ेगा, गरीबी नहीं मिटेगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जैसा कि सर ने अपने विचार रखे, युवाओं के लिए भी एक 2023 में एक बड़ा संगठन बना के एक उनको लेके आना चाहते हैं, और जो महंगाई, रोजगार, उनके ऊपर भी उन्होंने खुल के बातचीत की। और आने वाले चुनाव में जो बीजेपी के अपना पक्ष रखा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।